चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम क्लास 11 की सेकंड बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का सेकंड चैप्टर सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी कर रहे हैं। उसका आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम अब पहुंच चुके हैं सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी तक। हमने कल लास्ट के लेक्चर में, जो कल का लेक्चर था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कॉन्टेस्टेशन क्या होता है, क्राइम क्या होता है, लॉ क्या होता है, बाउंड्रीज किसे कहते हैं, कब आप लीगल या इलीगल होते हैं, कब लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट होते हैं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। चलिए आज समझते हैं सोशल ऑर्डर और सोशल चेंज इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम इन्हें अलग क्यों देख रहे हैं, रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़ को अलग क्यों देख रहे हैं। देखिए, आपको अंतर प्रत्यक्ष नज़र आते हैं, डायरेक्टली आपको ये परसीवेबल रहते हैं डिफरेंसेस रूरल एंड अर्बन लाइफ में। इसलिए हम इन्हें दो सेक्टर्स कंसिडर करते हैं, रूरल सेक्टर एंड अर्बन सेक्टर। उसके रीज़न क्या रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि सोशल स्ट्रक्चर में वेरिएशन होती है। सोशल स्ट्रक्चर में वेरिएशन होती है और हम ये पहले ही समझ चुके हैं सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर को कहते हैं। हमारा जब एक रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर को खड़ा करता है। सोशल इंस्टीट्यूशन इसी के आधार पर आती हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो रूरल और अर्बन सेक्टर इसलिए बनाए गए, सोशल स्ट्रक्चर में वेरिएशन है दोनों के। क्यों वेरिएशन है इसको शुरुआत में ही समझ लेते हैं। दैट इज़ रिलेशंस। सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनमें रिलेशंस कुछ खास तरह से विकसित होते हैं। उदाहरण के रूप में हम रूरल सोसाइटी को यहाँ पर उठाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो एस्पेक्ट बहुत मेन रहेंगे। पहला एस्पेक्ट इनकम, दूसरा एस्पेक्ट आउटपुट। जो सोसाइटल मेंबर्स हैं रूरल सोसाइटी के, उनकी खासियत यह है कि उनकी मेनली जो आउटपुट होगी सभी तरह की ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी की, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही होगी, एग्रीकल्चरल आउटपुट ही होगी। और उनकी इनकम भी जो होगी वो एग्रीकल्चर से ही होगी। तो इनकम और आउटपुट दोनों एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं। तो रूरल सेक्टर इसलिए रूरल सेक्टर कहलाता है कि एग्रीकल्चर का डोमिनेंस रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ अर्बन सेक्टर इसलिए अर्बन सेक्टर कहलाता है कि एटलीस्ट 75% लोग अर्बन सेक्टर के नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ऑक्यूपाइड होते हैं। यानी कि लगभग कम से कम 75% लोगों का ऑक्यूपेशन नॉन एग्रेरियन होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल होना चाहिए। इसलिए जैसे ही वो नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगा वहाँ पर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और इनकम के सोर्स डिफरेंट हो जाएंगे। इसी की वजह से रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे कि ऑनर है, इंडस्ट्रियल और वर्कर हैं, चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर रूरल सोसाइटी में ये बिल्कुल चेंज रहेंगे, जैसे कि लैंडलॉर्ड है और एग्रीकल्चर लेबरर हैं। तो इस तरह से इस बेस पे हम कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर में वेरिएशन होती है। इतनी बात समझ में आ गई। इन्हें हमें अलग से ही टारगेट करना होता है। अगर हम यह समझें कि किस आधार पर हम इन्हें बांटते हैं, तो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर इन्हें कुछ इस तरह से बांट दिया जाता है। इकोनॉमिक बेसिस पर मैंने आपके सामने प्रमाणित कर दिया कि मेन जो डोमिनेंट ऑक्यूपेशन रहता है रूरल लाइफ में एग्रीकल्चर रहता है और अर्बन लाइफ में नॉन एग्रीकल्चर रहता है। यानी कि रूरल लाइफ में इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट होता है। प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट होता है। प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, यही होता है ना पलक? आपने कॉमर्स की हुई है ना? अच्छा, तो इसके बाद कौन कौन से सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में? सेकेंडरी में हमारे हैं? गुड। और चौथा भी होता है कोई? हैं? क्वाटरनरी होता है चौथा भी। चलिए वो बाद की किताबों में है। चलिए ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, लेकिन अर्बन एरियाज़ में डोमिनेंस किसका होता है? सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का। सेकेंडरी दैट इज़ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। और टर्शरी सेक्टर दैट इज़ द सर्विस सेक्टर। बैंकिंग है, फाइनेंस है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स, लेक्चरार्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ऑल द सर्विसेज आर देयर। ये सर्विस सेक्टर ही है ना कवलजीत? मैं क्या दे रहा हूँ बेटा आपको? कभी मैंने आपको आलू टमाटर प्याज दिए? बताइए। कभी मैंने आपको चाबियाँ पाने और फावड़ा दिया? लेकिन मैंने क्या दिया? सेवाएं। इस सेवा के माध्यम से मैंने क्या दिया? शिक्षा। ओके, तो मैं आपको शिक्षा की सेवा दे रहा हूँ। तो मैं कौन से सेक्टर में आता हूँ? टर्शरी, सर्विस सेक्टर। आई एम गिविंग अ सर्विस। जैसे वकील भी आपको क्या देता है? सेवा। डॉक्टर आपको क्या देता है? सेवा। ये सारे आपको क्या देते हैं? सेवा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या देता है? मेवा। ओके,
इतनी बात समझ में आई? मेवा नेचुरली। तो इस तरह से ये वेरी कर जाते हैं। तो अर्बन लाइफ में सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का डोमिनेंस होता है। इकोनॉमी लेवल पर हमने समझा। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये होता है कि हम हर 10-10 साल पर सेंसस कंडक्ट कराते हैं और सेंसस में टाउन्स और सिटीज़ के बारे में मेंशनिंग होती है। सेंसस टाउन्स, सेंसस सिटीज़, इस तरह से। अब उदाहरण के रूप में देखें तो कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, देखिए जो रूरल लाइफ है यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही कम डेंसिटी के साथ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर कम लोग रह रहे होंगे। लेकिन वहीं अर्बन लाइफ में पर स्क्वायर किलोमीटर में, इसे हम यूनिट एरिया कह लेते हैं, बहुत ही घने लोग रह रहे होंगे, ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। तो शहरों में आबादी घनी रहती है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसली प्लेस्ड होती है, तो डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं सिटीज़। दूसरी तरफ रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन स्पार्सली प्लेस्ड होती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ नहीं होते रूरल एरियाज़। तो डेंसिटी एक बड़ी चीज़ है। आई बात समझ में? पहला एस्पेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्थान। जब हम जगह की बात करते हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेंसली पॉपुलेटेड तो हमें शहर ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन लार्ज एरियाज़ रूरल एरियाज़ के पास होते हैं। बहुत ज़्यादा एरियाज़ में बहुत कम लोग रहते हैं, सिटीज़ के पास एरियाज़ कम रहते हैं। आज भी अगर आप भारत के स्तर पर देखेंगे तो एब्सोल्यूट नंबर में अगर मैं पॉपुलेशन की बात बताऊं तो वो शहरों में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। आज भी भारत की सिर्फ और सिर्फ 38% पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज़ में है, 62% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज़ में है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत को आज भी एग्रेरियन कंट्री कहा जाता है, क्योंकि वो जो 68% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है वो मेजॉरली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ही करती है। तो भारत आज भी ग्रामीण क्षेत्र के द्वारा प्रभावित राष्ट्र है, ये बड़ी चीज़ है। और आपने इसे किसानी आंदोलन के दौरान देखा भी, वो एक बड़े प्रेशर ग्रुप का रोल प्ले कर गए। आई बात समझ में? तो इस तरह से शहरों के पास जगह कम है इस कॉन्टेक्स्ट में कि उनके पास आबादी कितनी है, इसलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड है। स्पेस की कमी ऑलवेज रहेगी। लेकिन दूसरी ओर जो गांव हैं उनके पास जगह बहुत अधिक रहती है इस कॉन्टेक्स्ट में कि उनकी आबादी कितनी है। बट ओवरऑल चाहे सिटीज़ डेंसली पॉपुलेटेड हैं, बट ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर की अगर हम देश के स्तर पर बात करें तो वो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हैं शहरों के मुकाबले। आई बात समझ में? गांव आबादी वाइज आपको छोटा नज़र आता है, लेकिन उस गांव से जुड़ी हुई ज़मीनों को जब आप देखेंगे तो उसका क्षेत्र आपको काफ़ी बड़ा नज़र आएगा वहाँ रह रही आबादी के मुकाबले। गांव छोटा सा रहेगा, कुछ ही घर होंगे, आबादी कम होगी, लेकिन जब पूरा क्षेत्र देखेंगे, उसका ज़मीनों को काउंट कर लेंगे, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को, तो आपको साइज़ बहुत बड़ा नज़र आएगा। अब उसमें उन लोगों को डिवाइड करना, बांटना, तो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शहर, एक कॉलोनी ही देख लें आप, पूरी भरी भरकम नज़र आएगी आपको लबालब। अब तो ऊपर की और वर्टिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने लगी, कई फ्लोर, मल्टी फ्लोर फ्लैट्स आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं। आई बात समझ में? तो ऑक्यूपेशन एक बड़ा एस्पेक्ट रहता है, पॉपुलेशन डेंसिटी एक बड़ा एस्पेक्ट रहता है, मिनिमम साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, ये एक बड़ा एस्पेक्ट रहता है। इस तरह के बेसिस पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में सिटीज़ को और रूरल एरियाज़ को बांट देते हैं, अर्बन और रूरल एरियाज़ को बांट दिया जाता है। अर्बन एरिया डेवलप्ड कंट्रीज़ की निशानी हुआ करती थी। वेस्टर्न वर्ल्ड में मॉडर्न सेंस में अर्बनाइजेशन बहुत समय पहले से होने लगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, ख़ास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने पर 1945 ऑनवर्ड, जब बहुत सारी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई तो उन इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में भी मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ने लगी, यानी कि वहाँ पर भी अर्बनाइजेशन आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर मैंने मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन को एक साथ जोड़ करके बताया, ये मैं आगे जा करके समझाऊंगा। तो अर्बनाइजेशन वहाँ पर बढ़ने लगा और डेवलपिंग नेशंस में भी अर्बनाइजेशन अचीव हुआ। जैसे भारत की बात करें, आज इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, ऐसे बहुत से देश हैं, जैसे कि वियतनाम है, थाईलैंड है। ये सभी मुल्क अब तेज़ी से अर्बनाइज हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2050 तक भारत की भी 65-66% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहना शुरू कर देगी। 2001 तक के सेंसस की अगर मैं बात करूं तो भारत में अर्बन पॉपुलेशन का आंकड़ा लगभग 27% के अराउंड था। यही बढ़ करके 2011 तक 37.7% तक आ गया, जिसे मैं 38% कह रहा हूं। और किसी भी समय आपके सामने अगले 10 साल का यानी कि 2021 का सेंसस आंकड़ा आ जाएगा और आप ये देखेंगे लगभग 8 से 10% के भीतर ये फिर से बढ़ा होगा
और ये आपको 47-48% के अराउंड नज़र आ सकता है 2021 में ही। तो 2050 में हम ऐसा मानते हैं कि 66% भारत की जनसंख्या शहरों में रह रही होगी। भारत एक बड़ा अर्बन नेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह का एक अर्बनाइजेशन का एस्पेक्ट रहा। बड़े पैमाने पर कई तरह के चेंजेस आते रहे रूरल और अर्बन लाइफ में, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि रूरल लाइफ में और चेंजेस इतनी ईजिली एक्सेप्टेबल नहीं होते जितने अर्बन लाइफ में हो जाते हैं। इनके अपने अपने ट्रेड्स हैं। जब इनके इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल डिविजन्स डिफरेंट हैं तो हमें यहाँ पर चेंजेस को भी डिफरेंट मैनर में अप्रोच करना पड़ेगा। यहाँ का सोशल ऑर्डर डिफरेंट है। सोशल स्ट्रक्चर का, सोशल इंस्टीट्यूशंस का अलग होना इसी और इंगित करता है, यानी कि आपको इसी और इशारा करता है कि इनका सोशल ऑर्डर भी एक दूसरे से डिफरेंट रहता है और उसी को अब हमें अप्रोच करना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम रूरल एस्पेक्ट से पकड़ते हैं। हम देखते हैं सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज की कहानी रूरल लाइफ में कैसी है। देखिए, जब आप भारत के रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो मेन एस्पेक्ट ये रहता है कि रूरल एरियाज़ स्मॉल यूनिट्स के फॉर्म में काउंट होते हैं। किन यूनिट्स की फॉर्म में काउंट होते हैं? स्मॉल यूनिट्स। बेटा दूसरा कलम देना। स्मॉल यूनिट्स, फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड, आइसोलेटेड। स्मॉल यूनिट्स मतलब द क्लोज्ड सोसाइटी। ये देखिए, लुक एट दिस। गाड़ियां भी अब तीखी हो रही हैं ना, नई नई गाड़ियां, तो ऐसे ही लिपियां भी तीखी हो रही हैं। पहले मैं कैसे लिखता था? यही मेरा एस जो है, गोल गोल, जैसे एम्बेसडर और दूसरी गाड़ियां, और अब ये ऐसा है पूरा XUV 700। ये अच्छी बात नहीं है, साफ लिखना चाहिए। तो ये है क्लोज्ड सोसाइटी है। स्मॉल यूनिट्स, आइसोलेटेड, क्लोज्ड सोसाइटी। देखिए, जब हम क्लोज्ड सोसाइटी कहते हैं तो इंटरेक्शंस बहुत ही 1 to 1 होती हैं। मैंने पढ़ाया था 1 to 1 इंटरेक्शन। ऐसा कोई ही होगा गांव में जिसे आप चेहरे से पहचानते ना हो, ऐसा कोई ही होगा। तो हाई लेवल क्लोज्ड 1 to 1 इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, इससे क्या समस्या आ जाती है? जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करते हैं इससे समस्या ये आ जाती है कि सोशल ऑर्डर ईजिली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता। क्यों? इसको समझें। जैसे सपोज कीजिए कि सोसाइटी में 2 तरह के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक डोमिनेंट ग्रुप है और एक इन्फीरियर ग्रुप है, जिसे हम सफरर्स कह सकते हैं, जो सफ़र करते हैं। अब क्यों नहीं आ पाते सोशल चेंजेस जल्दी, और सोशल ऑर्डर लंबे समय तक कंटिन्यू कैसे हो जाता है रूरल सोसाइटी में? उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैक्टर ये कहता है कि सोसाइटी बहुत ही क्लोज्ड है, स्मॉल यूनिट है, 1 to 1 इंटरेक्शन है। और 1 to 1 इंटरेक्शन होने का मतलब ये होता है कि एनोनिमिटी नहीं मेंटेन हो पाती, बातें गुप्त नहीं रह पाती, समाज में कोई बात छुपी नहीं रहेगी। गांव में बात उड़ जाती है हवा की तरह। और आपको पता है लंबे समय से ये प्रक्रियाएं अपनाई गई। आपको पता है कान में मुंह घुसेड़ के बातें करना, ऐसे लाइनें सुनिए ना, क्या मुंह से मुंह जोड़ के बातें कर रहे हो, क्या चुगलियां करके आए हो, क्या बातें हो रही थी, ये बात क्यों उड़ाई? समाज ने ये व्यवस्था बनाई हुई है। समाज ने ऐसी व्यवस्था हमेशा से जानबूझ के बनाई हुई है। आज की डेट में आपके पास व्हाट्सएप है, मोबाइल है, आज की डेट में न्यूज़ चैनल्स और बहुत से और यंत्र तंत्र और बहुत से चैनल्स। जब ये सब नहीं था, इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेट कैसे होती होगी, गांव में बात कैसे फैलती होगी? जब ये सब नहीं है, फैलानी तो पड़ेगी। तो एक जगह पर इकट्ठे होकर के बैठना, पहली बात, एक जगह पर इकट्ठे होकर के बैठना, सारे गाँव की जानकारी एक्सचेंज कर लेना, सारे गांव की जानकारी। औरतें अलग तरह से बैठती थी, मर्द अलग तरह से बैठते थे। पीपल, सरकारी स्कूल, कोई इम्पॉर्टेंट पंचायती जगह, इन जगहों पर, और औरतों के द्वारा एक साथ मिल करके काम करना, या फिर वो खेतों में काम करने की बात हो, घरों में काम करने की बात हो, या फिर कहीं आने जाने की बात हो। तो ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी में। रूरल सोसाइटी की खासियत है कि यहाँ पर ग्रुपिज़म इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कलेक्टिव लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म का स्कोप उतना रह ही नहीं पाता है। सारे आपस में बहुत स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं और इंटीग्रेटेड हैं, किसी ना किसी मायने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से अगर यदि एक किसी तरह के विचार रख भी रहा है, उसे किसी से साझा करने से डरेगा, और अगर गलती से किसी हाथ वाले से साझा कर भी देगा,
वो बात इन दोनों के बीच गुप्त नहीं रहेगी, बात उड़ा दी जाएगी। और जैसे ही बात उड़ा दी जाएगी, सोसाइटी स्मॉल है, क्लोज्ड ग्रुप है, नंबर ऑफ मेंबर कम है सोसाइटी में, बात इमीडिएटली डोमिनेंट ग्रुप्स तक पहुंच जाएगी। और जैसे ही बात उन डोमिनेंट ग्रुप्स तक पहुंच जाएगी, वो सप्रेस कर देंगे इनको। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी जल्दी सप्रेस कर दिए जाते हैं आप। अभी बात आपके मन में आई होती है, अभी आप कह ही रहे होते हैं लाला ठीक नहीं कर रहा, जमींदार ने ये ठीक नहीं किया। अभी आप ये विचार कर ही रहे होते हैं, एक दोस्त, चालाक दोस्त आपके साथ बैठा सुन रहा होता है, वो समझा भी हो रहा है वीरू क्यों सोच रहा है ऐसा, ये लाला ने ठीक नहीं किया। ऐसी बातें अभी मन में कर ही रहे होते भाई, हो सकता है गुस्से में हो, इतने में ये धीरे से उठेगा आपके पास से, उठ के ठीक है मैं चलता हूँ, धीरे से उठेगा जाएगा। लगता है वीरू का दिमाग फिर गया है, लाला के बारे में ऐसी बातें कर रहा था, हवेली के बारे में ऐसी बातें कर रहा था, वो बातें तुरंत आसपास में, हवेली के बारे में क्या बात कर रहा था, ऐसी बातें कर रहा था। ये बात सुन ली किसी नाई ने, और वो जाएगा हवेली में और वहाँ पे करेगा। वैसे तो आपके बारे में किसी की बात करने की हिम्मत नहीं है वाह साहब, लेकिन सुना है आजकल वीरू बहुत बगावत कर रहा है। वो सुनते रहेंगे कि ये कहाँ तक बोलता है, अंत में जाने लगेगा जब पूछेंगे वीरू क्या कर रहा है, जाते हुए वहाँ बता जाना, जाते हुए बता लेंगे। फिर वीरू का पिता किसी न किसी तरह से इनसे संबंध रखता ही है, और उसको कहेंगे परसों वीरू को लेके हवेली आ जाना। वो इतने में घबरा जाएगा, इतने में डर, हवेली क्यों बुला लिया। वीरू से पूछेगा तुमने कुछ किया ये वो, फिर वीरू को पहले तो इतना डांट देंगे, इतना डरा देंगे, हाथ जोड़ करके जाना सामने, नज़रें मत उठाना ये वो। वीरू किसी तरह से पहुंच जाएगा, फिर वीरू को बैठने को कहेंगे और बैठा करके दिखा देंगे कि तुम्हारी जगह क्या है। और वीरू के बाप को उसी समय कहेंगे थोड़ी अकड़ पड़ चुकी है, वीरू का बाप उसी समय दबाने लग जाएगा, और फिर वीरू को दिखाएंगे ये लेवल है, बगावत मत करना वीरू वरना तुमको दिखा देंगे। तो शेर जिसकी खाल उधेड़ करके उसमें भूसा भराया, बार बार उस पर हाथ फेरेंगे कि शेरों का ये हाल करते हैं, बंदूकें चकाचौंध हवेली की, और अचानक से उसके सामने अपने नौकर को डांटना अचानक से, और एक आदमी को बुलाना जो कहे साहब उसको मार के लाश फेंक दी गई है। चलो वीरू इतने में सेट, वीरू कहे भाई नहीं, कल को वीरू घबराएगा बात यहाँ तक पहुँची कैसे। सोसाइटी बहुत क्लोज है, छोटी है, डोमिनेंट ग्रुप इमीडिएटली इंफॉर्मेशन रिसीव कर जाता है कि ये क्या हो गया। तो नो एनोनिमिटी, कुछ एनोनिमस रहता ही नहीं, इसलिए हर कोई अपना मुंह ही बंद करता रहता, कहता भाई हवेली के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, बाकी सब ठीक है। एनोनिमिटी नहीं रहती, एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक बात बहुत पहुंचती, इसलिए गांव में परिवर्तन लाने आसान नहीं। हर कोई डरता है, कहते हैं अगर गांव में बात फैल गई तो, जैसे ही कहते हैं कि बहू चाहती है कि वो काम पे जाना चाहे, कि चुप, कहते क्यों, कहते गांव में बात फैल गई तो गांव की बहू बेटियां काम पे नहीं जाती, गांव की बहू बेटियां। लेकिन किसी तरह से बात पहुंच गई कि बहू काम पे जाना चाहती है। अब ये आदमी है तो गांव का हिस्सा ही, मेल मेंबर, वो सारे जैसे ही गुजर रहा हो उसको बुलाएंगे, सुखिया इधर आ बे, सुना है तेरी बहू काम पे जाना चाहती है, क्या पानी पड़ गया था तेरी हड्डियों में, बेटियों का खाएगा। ऐसी लानतें डालना शुरू कर देंगे, ऐसा माहौल बना देंगे उसका कि वो आ करके घर में कहेगा बेटी तुम काम पे मत जाओ। फिर काम देगा भी कौन, गांव में काम देगा भी कौन, किसी तरह से गांव से बाहर। तो इसलिए आप देखेंगे पहले एक सिस्टम ऑफ लाइफ ये था कि घर वाले ये कहते थे कि भाई हम तुझको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तू किसी तरह से यहाँ से निकल, या शहर चला जा या विदेश भाग जा, जिधर जाना चला जा। इसलिए बड़े पैमाने पर लोग विदेश भेजे गए, कहते वहाँ जाके जो मर्डर गश्ती करनी कर ले, यहाँ गांव में नाक नहीं कटवाएगा। तो बड़े पैमाने पर वो निकले, इसलिए क्रेज़ बहुत आया कि भाई हमें तो अपने सपने जीने, हम तो जाएंगे बाहर। आई बात समझ में, हम तो यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते ये सब नटंकीबाजी। या फिर उनको कहा गया कि शहर जाओ बेटा, चलो शहर, तो शहर चले जाओ। आई बात समझे। और अगर गांव में काम करना है तो फिर गांव में काम डिसाइड किए गए धीरे धीरे। जैसे गांव की दीदी जो सिर्फ गांव के स्कूल में पढ़ू सकती है, तो दीदी से पढ़ लो जा करके, दीदी पढ़ा देती हैं। या फिर जो डॉक्टर के साथ रहती हैं वो वाली दीदी। तो दीदियां हैं जो 1 या 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 काम कर सकती, इससे ज़्यादा दीदी काम नहीं करेंगी। आई बात समझ में। दैट इज ऑल। एक बहुत लंबा रफड़ एक सीरियल में चलाया गया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें लड़की पुलिस IPS बन जाती है, उसका पति हलवाई होता है। कौन सा? अच्छा, दिया और बाती। देखो वो तो खड़ा ही सब्जेक्ट पे था। भावों को पसंद नहीं था कि वो पुलिस में जाए, भावों को पसंद नहीं था पुलिस में जाए, किसी तरह से वो बनती है IPS जैसे वैसे करके। बाद में सारी भावों भी भागी फिरती है उसके पीछे ही प्रोजेक्ट के ऊपर आदमी पकड़ने के लिए। बाद में सारा परिवार मिल जाता है, लेकिन शुरुआत में संघर्ष काफ़ी दिखाया गया है।
वो कहती मैं सारे काम कुम करके शाम को पढ़ लूँगी, कैसे कर लूँगी, भगवान जाने उसने कैसे तैयारी की होगी सिविल सर्विसेज की। इन फिल्मों में हो जाता है। अमिताभ बच्चन पुरानी सी बस लेकर के उसके ऊपर से ग्रीस साफ करते करते 10-15 बसों की कंपनी खोल लेता है, ये हो सकता है। और उसकी पत्नी बन जाती है बस, सीधे ट्रेन से उतरती है, सेम कैडर सेम घर से बगल वाला ही डीसी ऑफिस। भगवान जानता है। सूर्यवंशी में ये सब हो सकता है, सूर्यवंशम में, है कि नहीं। यहाँ तो सुना है कि भाई कैडर भी जल्दी नहीं मिलता 5-5, 6-6 साल तक, लेकिन वो तो पोस्टेड भी वहीं हुई जहाँ पर भानु प्रताप है और वो खुद रहते हैं सारे, वहीं आ गई हैं। और सीधी कलेक्टर, सीधा जिला मिला भाई। चलो फिर मैंने समझाया ना, ये फिल्मों में ही होता है, ध्यान से समझा करो। लेकिन इतनी कहानी समझ आई, एनोनिमिटी नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहता, वेरी वेरी लेस डिस्टेंस। आपने यहाँ से बात की और जो डोमिनेंट ग्रुप है वो वहाँ बैठा है, बात पहुँचने तक का डिस्टेंस कुछ भी नहीं। लेकिन आप यहाँ से बात करोगे, अब इमेजिन करो डोमिनेंट ग्रुप सरकार है, कौन ही पहुँचा रहा है आपकी सरकार। जैसे यहाँ पर बैठे बात कर रहे हो, सरकार बड़ी कुत्ती है, कौन ही पहुँचा रहा है आपकी बात चन्नी तक या मोदी तक। वो पता क्या कहेंगे, अरे बकवास बात कर रहा है, चल। पहली बात तो वहाँ पहुँचेगा नहीं। कैमरा के बाहर पहुँच सकता है, टेलीविज़न के बाहर पहुँच सकता है, वहाँ पर वो ऐसी बातों को चलाते नहीं। वो कहते फालतू बात नहीं चलानी, काटो इसकी बात को। लेकिन गांव में बैठे बैठे बोलो अगर, चौधरी बहुत हरामी है, चौधरी के बारे में ऐसी बात, चौधरी तक बात पहुँच जाएगी, फिर चौधरी बुलाएगा उसको और फिर उसको पता लगाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा गाली जैसी निकाली है उस तरह से जलील करेगा। और जैसे हरामी शब्द यूज़ किया है, फिर माँ को बुला के जलील करेंगे। बेटे के साथ हरिया को कहेंगे अपनी पत्नी और बेटे को भेज देना, तुम नहीं आना। आई बात समझ में। ये सारे के सारे थ्रेट्स हैं, डेटरेंसेस हैं, समाज में इज्जत, गांव में इज्जत, ये सब कारण। तो डिस्टेंस कुछ नहीं, एनोनिमिटी कुछ नहीं। दूसरी बात, नंबर ऑफ पीपल, बहुत थोड़े से लोग होते हैं गांव में। एक अच्छी खासी बगावत पैदा करने के लिए हमें अच्छे खासे नंबर ऑफ मेंबर चाहिए सपोर्ट में, लेकिन मुट्ठी भर से लोग होते हैं। इतने का लोग, 10 का लोगों को पीछे लेकर के क्या बगावत करेंगे। 10 लोगों को जाके हवेली के बाहर खड़े भी हो जाएंगे, चौधरी बाहर आ। चौधरी के 15-20 तो वैसे लठबाज ही होंगे, इधर से 10 अपन लेके गए, 10-15 चौधरी लठबाज लेकर के आएगा। भी सेना चौधरी की अलग है जो खेतों में, और वो जो 10-15 जब आएंगे, चौधरी भी जब आएगा अपनी बालकनी में बंदूक लेके आएगा। कौन है बे, 2-3 ऐसे ही चला देगा, 1-2 तो इधर वाले पहले ही ढेर हो जाएंगे, 6 वैसे भाग जाएंगे और ये पकड़ लिया जाएगा। आई बात समझ में। इसलिए पहले इस तरह की चीज़ों से एस्केप करने के लिए एक सिस्टम ऑफ डकैती बहुत हाई लेवल डेवलप हुआ। तो जो भी गांव का युवा इन चीज़ों से डिसइंचेंटेड था, जो ये कहता था कि ना तो आवाज़ रखने को कोई प्लेटफॉर्म है, ना तो गांव के ही लोग सपोर्ट में आते हैं, और ना कोई की हुई बात दबी रहती है, इस माहौल में मैं जी नहीं सकता। डाकुओं को खबर मिल जाती थी कि नया छोरा पैदा हो रहा है, खड़ा हो रहा है, बागी हो रहा है। जैसे ही हल्का सा बागी होते देखते थे, उसे अपने साथ मिला लेते थे, अपने साथ ले जाते थे। आई बात समझ। तो उन्होंने अपनी नई दुनिया बना ली, बागियों की दुनिया। उनके नियम बड़े सख्त होते थे। नियम माने कि दोस्त के लिए जान भी दे देंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जबान से फिरेंगे नहीं। इस तरह के उनके सोशल स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, जबान से नहीं फिरना, दोस्त के लिए जान देना, झूठ नहीं बोलना, किसी निहत्ते गरीब को नहीं लूटना और किसी अमीर को छोड़ना नहीं। इस तरह का सिस्टम होता था। ऐसा नहीं है कि मैं डकैतों को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ। और मैंने भी डकैतों में ज़िंदगी नहीं बिताई, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमने पढ़ा, सीखा और देखा है। यही सत्य था। आई बात समझ में। अब थोड़ी खिड़की खोलना। नंबर ऑफ मेंबर बहुत कम, डिस्टेंस बड़ा कम, एनोनिमिटी बहुत कम। किसी भी मैनर में नंबर ऑफ पीपल कम होने का मतलब, मैंने 4 अपने साथ मिलाए, 8वां जैसे ही मिलाने गया, 9वें तक पहुंचते पहुंचते मैं चौधरी तक ही पहुंच गया। 9वां चौधरी था। चौधरी कह रहा क्या कर रहे हो बेटे, बंदे मिला रहे हो अपने साथ। वैसे ही चौधरी, इन लोगों का हुक्का पानी बंद, इनके अंगूठे लगाए हुए हैं ज़मीनों पे कर्जा उठाने के लिए। वैसे इनको बता दिया जाएगा अगली पूर्णिमा तक पैसे दे देना, वरना कागजात जब्त कर लिए जाएंगे। ये पूछेंगे माई बाप ऐसा क्यों, आजकल वीरू के साथ बहुत उठते बैठते हो, मामला वहीं सेट। वीरू कहेंगे भाई तेरे साथ दोस्ती नहीं रखनी भाई, तू तो ज़िंदगी बर्बाद करा देगा, हमें भी अपने बाल बच्चे पालने हैं। इसलिए चौधरी और ये सब लोग हुआ करते थे, ये गांव में अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, औरतें हैं या फिर आदमी हैं, ये सामूहिक विवाह करा दिया करते शादियाँ। क्योंकि इनकी कोशिश रहती थी कि जल्दी जल्दी लोग फैमिली में आ जाए, फैमिली बन जाए। क्योंकि जैसे ही फैमिली बन जाती है तो सामाजिक बना देते हैं ये लोग।
जिसकी शादी नहीं कुछ नहीं, इसका आगे पीछे कोई नहीं, वो अनार्किस्ट हो जाता था। उनसे ये लोग डरते थे, उसे देखते थे जब भी, तो सुखिया वो कहते थे अपने बेटे की शादी करा, पैसे की कमी है तो बता देना, हवेली से मिल जाएंगे, लेकिन शादी कराओ। शादी हो जाएगी तो पत्नी होगी, बच्चे होंगे, और जैसे ही पापा आवाज़ें उठाने लगेंगे वो पीछे से डराएंगे, पापा पापा क्या कर रहे हो, तो पापा डर जाएगा उनका मुंह देख के कि तुम्हारी खातिर मैं चुप हूँ, वरना चौधरी को तो मैं कब कम मार देता। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी, जैसे अंग्रेज़ों के द्वारा पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ को सेटल किया गया, ये मानते हुए। और घुमंतू बाबाओं को, साधुओं को वो बहुत नफरत करते थे कि ये हैं खतरनाक लोग, सारी की सारी ड्रग, सारे के सारे वेपन्स, हर चीज़ एक जगह से दूसरे ले जाने वाले यही लोग हैं, खबरें भी यही लेके जाते हैं। वैसे ही समाज में जो डोमिनेंट लोग होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं, इसे पुण्य का काम भी माना जाता है, कि जल्दी शादियाँ करा दो इनकी, सेटल करो, फैमिली बनने दो। अकेला आदमी जो है खुला शेर नहीं छोड़ना, अपन को परिवार पैदा करो इसका, जो कि इसको ऑलवेज डिटरेंस क्रिएट करके रखें कि गलत काम में नहीं जाना। इसलिए जैसे ही परिवार के सदस्यों को कुछ हो जाता था, खत्म हो जाते थे, तो ये बागी हो जाते थे, कहते थे अब रह ही कौन गया। आई बात समझ में? इसलिए पहले कोशिश ये की जाती थी कि अगर परिवार के 2-3 मार दिए हैं तो फिर हमेशा चौधरी गुस्सा होता था अपने आदमियों को, उसे क्यों छोड़ दिया, उसे भी मार देते, तो उसे भी मार देना जरूरी है, वरना अब वो इसको ख़त्म कर देगा। तो इस तरह का एक सिस्टम, सोशल सिस्टम क्रिएट हुआ। समझ में आया? रूरल लाइफ में सोशल ऑर्डर बदलना इतना ईजी नहीं, सोशल चेंज लाना इतना इजी नहीं। उसके ये सारे फैक्टर हुआ करते थे, लेकिन फिर चेंज तो लाना पड़ेगा, बदलाव लाना ही पड़ेगा, ऐसा छोड़ तो नहीं सकते चौधरियों को। चौधरियों से अपनी कोई समस्या नहीं है, अगर वो ऐसा वाला चौधरी नहीं है तो। चौधरी तो हमें अच्छे लगते हैं, कई चौधरी ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो कैसे सेटल करें, ध्यान समझें। देखिए सारी कहानी आगे रिलेशन पे टिकती है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेशन? relation between the landlord and the agri laborer, LABOURER, laborer, लैंडलॉर्ड एंड एग्रीकल्चरल लेबरर, इन दोनों के बीच में सारा संबंध आकर के रुकता है। आई बात समझ में? यानी कि लैंड किसको बिलोंग करता है और कौन उस लैंड पर खेती कर रहा है, ज़मीन पर खेती क्या कौन कर रहा है, इन दोनों के बीच आपस में संबंध क्या है, इसको खेती करने के बदले में कितनी फसल मिल पाती है और कितना हिस्सा लैंडलॉर्ड के पास चला जाता है, खेती करने के लिए उस ज़मीन पर इस एग्रीकल्चर लेबरर के क्या सुनिश्चित अधिकार हैं, टेनेंसी कितनी सिक्योर है इसकी, टेनेंट राइट्स क्या हैं इसके पास क्या नहीं है, और ये लैंडलॉर्ड जो है ये कितने बड़े पैमाने पर इन लोगों से शेयर मांग पा रहा है, कितना इन्हें स्क्वीज़ कर पा रहा है। क्योंकि जब तक हम इसको बदलेंगे नहीं तब तक समस्या रहेगी। कारण ये, गाँव में विद्रोह ना करने का एक सबसे बड़ा कारण भी ये रहता था कि एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कोई है ही नहीं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। आप इतने बड़े पैमाने पर एक ही ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और उस एग्रीकल्चर पे डोमिनेंस एक ही परिवार का है, मनी लेंडर भी वही है, खेती करने के लिए पैसा चाहिए वही लोग हैं, वेयर हाउस भी उन्हीं के पास है, यानी कि दानों की कोठड़ी भी उन्हीं के पास है। दाने की कोठड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी पहले, तो कहते थे ना लाला इस बार चौधरी इस बार खेती खराब हो गई, बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसे कहते थे ना जाओ कोठड़ी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो दानों की कोठड़ी भी उन्हीं के पास थी, तो स्टॉकेज उन्हीं के पास हुआ करता था। तीसरी बात, खेत भी उन्हीं के हुआ करते थे, तो खेती भी वही करवाएंगे, और आप उनकी खेती में खेतों में खेती करोगे तो ये आपको कमाई भी होगी। तो अब विरोध करने का मतलब सीधा सवाल ये पैदा होता है, रोजगार से हाथ जाना, हाथ धोना, खिलाएंगे क्या घर वालों को। सो अदर एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना होने के कारण भी सोशल ऑर्डर मेंटेन रहा लंबे समय तक। अब आपको सोशल चेंज लाना है तो क्या ये आप कर सकते हो कोई ऐसी स्कीम्स के माध्यम से जो दूसरे ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडक्ट करा दे, जिसकी वजह से आपकी डोमिनेंट सेक्शन पे निर्भरता खत्म हो जाए, जिसकी वजह से वो डोमिनेंट सेक्शन आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। इसलिए बहुत सी योजनाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जैसे कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी निर्भरता ख़त्म करता है उन डोमिनेंट सेक्शंस के ऊपर। ये उसके उतर भी आपको एक एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन देता है गांव के अंदर आकर के, गैर खेतीबाड़ी कामों में आपको ये रोज़गार देने की क्षमता रखता है, निर्माण कार्यों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ये आपको कामकाज देता है। इस पर तो मैं अभी आऊँगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल सकते थे, कैसे इन लोगों को सशक्त कर सकते थे जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कैसे सोशल चेंज ला सकते हैं इतने रिजिड सोशल ऑर्डर में।
तो उसके लिए चीज़ों को सेटल करना जरूरी था। सबसे पहली चीज़ थी देश की आज़ादी के बाद जो करना आवश्यक था वो थे लैंड रिफॉर्म्स। जब सारी कहानी लैंड से ही जुड़ी है और जब इनकम डेवलप होगी लैंड से, तभी इन लोगों को लार्जर शेयर ऑफ इनकम मिलेगा, एग्रीकल्चर लेबरर को, और तभी इनकी लाइफ भी बेटर हो पाएगी। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लैंड को रिफॉर्म किया जाए। लैंड रिफॉर्म एक बड़ा एस्पेक्ट था और लैंड रिफॉर्म के तहत आपने देखा सरकार ने 1950s के दौर में कई परिवर्तन किए, जैसे कि ज़मींदारी एबोलिशन। अंग्रेज़ों के समय में एक सिस्टम ऐसा क्रिएट हो रखा था जिसके तहत एब्सेंटी लैंडलॉर्ड क्रिएट हो गए थे। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मीनें तो इनके नाम पर बोला करती थी, लेकिन ये रहा शहरों में करते थे और ज़मीनों में खेती करने के नाम पर ये कोई गतिविधि नहीं करते थे। यानी कि उस खेती से, उस ज़मीन से इनका दूर दूर तक खेती बाड़ी को लेकर के कोई संबंध नहीं होता था, लेकिन ज़मीन फिर भी इन्हीं को बिलोंग किया करती थी। तो ये पूरी तरह से एब्सेंट ही रहा करते थे, शहरों में अपने अपने भवनों में भोग विलास का जीवन बिताया करते थे। लेकिन यही एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे जिनके पास सारी ज़मीन थी और बाकी सभी के सभी लोग इनके पास एज अ टेनेंट काम करते थे, या तो शेयर क्रॉपर के तौर पर या किसी भी और मैनर में, या एज अ लेबरर। खेत असल में उनकी जिम्मेवारी पर होते थे। सरकारों ने कानून बनाए और उसके तहत ये प्रयास किया गया कि किसी तरह से इस चीज़ को परिवर्तित किया जाए, और इसे परिवर्तित करने के लिए ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं इनसे ज़मीनी हक लिए गए। एक सीलिंग लगा दी गई और उस सीलिंग के तहत ये कहा गया कि इससे अधिक ज़मीन यदि किसी के पास होगी तो वो ज़मीन ले ली जाएगी और उनको दे दी जाएगी जिनके पास ज़मीन नहीं है। 1950s में ये किया गया, लेकिन इसके तहत हुआ क्या कि ज़मीन इंटरमीडियरीज़ को दे दी गई। ज़मीन इंटरमीडियरीज़ को दे दी गई। गांव में इंटरमीडियरीज़ का सेक्शन एग्जिस्ट किया करता था। उन इंटरमीडियरीज़ को ज़मीन जब दी गई तो ये पाया गया कि असल में वो इंटरमीडियरीज़ भी खेती नहीं करते हैं, खेतों को जोतने का काम तो वो भी नहीं करते हैं, और सही मायने में जो खेतों को जोतने का काम करते हैं वो लेबरर बन के रह गए उन इंटरमीडियरीज़ के अंदर। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड ख़त्म करके हमने इंटरमीडियरीज़ की एक क्लास क्रिएट कर दी, बिचौलियों की एक क्लास क्रिएट कर दी, जो कि आगे जा कर के डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहलाए। श्रीनिवासन ने इसी को ही डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द रूरल सोसाइटी कहा है। ये डोमिनेंट सेक्शन बहुत मजबूत होता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसी डोमिनेंट सेक्शन ने अपने तहत आने वाले पीजेंट्स और एग्रीकल्चर लेबरर को कभी भी ग्रो नहीं करने दिया, उनको कभी भी उस क्रॉप के फ्रूट्स से शेयर नहीं किए। इसकी वजह से वो सेक्शन का कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो लैंड रिफॉर्म में सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में जो परिवर्तन आने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण स्तर पर चेंजेस आएंगे समाज में, उसका मेन आधार ही यह है कि आप स्ट्रॉन्ग लैंड लीजिंग कानून लेकर के आएँ, आप स्ट्रॉन्ग टेनेंसी रिफॉर्म्स लेकर के आएँ, और एक्चुअल में ये प्रोसेस चलाए जाएं कि जिनके पास ज़मीनों का अभाव है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उन्हें कुछ ज़मीनें दी जाएं। जिन क्षेत्रों में ज़मीनें बंजर हैं, जो ज़मीनें सरकार के अधीन हैं लेकिन वहाँ खेती नहीं होती है, कोई और निर्माण कार्य भी नहीं है, उन ज़मीनों का विकास किया जाए, उन्हें खेती योग्य बनाया जाए, वहाँ इरीगेशन की फैसिलिटी पहुँचाई जाए और इन लोगों को वहाँ जा कर के बसाया जाए। एक नए सिरे से इनको खेती बाड़ी में लाया जाए, और इनके पास जो ज़मीनें हैं भी, उन ज़मीनों को में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, नई तरह की खेती हो, जिससे कि अधिक आय आए। उस इनकम के बढ़ जाने से इनका शेयर भी इंक्रीज़ होगा, जिससे इनकी लाइफ बेटर होगी। और जैसे जैसे इनको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड अपन प्रोवाइड करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये उस जातिवाद के क्लचेस से धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे। तो रूरल सोसाइटी में इकोनॉमिक रिलेशन एक बहुत बड़ा रिलेशन रहा। इस इकोनॉमिक रिलेशन के ऊपर और सारे फैक्टर हावी रहे, जैसे कि कास्ट, जैसे कि क्लास, जैसे रिलीजन और एथनिसिटी। ये सारी चीज़ों ने सोने पे सुहागे का काम किया। इसमें सफ़र उसी को करना था जो कि इकोनॉमी वाइज बहुत ही वीकर सेक्शन है, और दूसरी तरफ कास्ट वाइज भी उसे कास्ट हायरार्की में बहुत ही लो प्लेस्ड किया गया है। ऐसे में उसकी परिस्थिति सुधरने के चांसेस नहीं रहते थे। तरीका यही था कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जो सीधे ग्रामीण क्षेत्र में एंटर करें, वहाँ पर जा कर के सड़कें बनाने से लेकर के नहरों का रास्ता चौड़ा करना, कुएँ बनाना, स्कूल का निर्माण काम, वहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर, जिन्हें हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, से लेकर के और बहुत सारे काम, जैसे पौधारोपण भी करना। ऐसे सभी कामों के लिए एटलीस्ट 100 डेज़ का पूरे ईयर में वर्क प्रोवाइड किया जा सके। मिनिमम 100 डेज़ का वर्क, जैसे बढ़ा करके बाद में 150 डेज़ किया गया। और जब कोई इस काम के लिए अप्लाई करे, उसे 15 दिन के अंदर अंदर काम देना है, और अगर नहीं दे पाती हैं तो सरकार को फिर 15 दिन के बाद से पर डे बेसिस पर उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसके तहत सरकार ने इनकी निर्भरता डोमिनेंट सेक्शंस पर रिड्यूस करा दी। दूसरी तरफ इन्हें कैश इनकम के कई सारे एवेन्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड किए। तीसरी तरफ